हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी नोट्स, जो कि भारतीय इतिहास का है। और ये क्लास 6 से लेकर 12 तक के ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों का सम्मिलित रूप है दोस्तों। ये बेस्ट बुक है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, मुख्य रूप से यूपीएससी, बीपीएससी और जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम है, रेलवे है, डिफेंस है, जिस भी सेक्टर का एग्जाम है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रथम चरण, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रथम चरण, जो कि 1885 से लेकर 1915 तक है। आगे देखते हैं दोस्तों स्रोत के रूप में कि किस किस स्रोत से लेकर इस अध्याय को बनाया गया है दोस्तों। तो ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 9 भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, चैप्टर 10 स्वराज के लिए संघर्ष। ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 16 भारत का स्वाधीनता संघर्ष। ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 9 नए भारत का उदय, राष्ट्रीय आंदोलन 1858 से लेकर 1905। चैप्टर 11 राष्ट्रवादी आंदोलन 1905 से 1918 और उग्र राष्ट्रवाद का उदय। इस तमाम स्रोत से लेके दोस्तों ये चैप्टर को बनाया गया है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजनीतिक चेतना बहुत तीव्रता से विकसित हुई और भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। 1851 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई, तो कलकत्ता में हुई। कब हुई, तो 1851 ईस्वी में हुई। इसने ब्रिटिश सरकार तक भारतीय शिकायतें पहुंचाने के अतिरिक्त देश के प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बनाने की मांग की सिफारिश की। भारतीय जनता के कल्याणार्थ भारत तथा ब्रिटेन के ब्रिटिश अधिकारियों के पास अभिवेदनों को भेजने के लिए 1852 ईस्वी में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो बम्बई एसोसिएशन की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो 1852 में हुई। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुई। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 51 में और बम्बई एसोसिएशन 52 में हुई। इसी उद्देश्य के लिए 1852 ईस्वी में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना हुई। उन्होंने दोनों संस्थाओं इस बात की भी मांग की कि प्रशासन में भारतीयों को उच्च पद मिलना चाहिए। 1866 ईस्वी में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किनके द्वारा की गई, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। कब किया गया, तो 1866 में। कहाँ किया गया, लंदन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। इसका उद्देश्य भारतीय प्रश्नों पर विचार करना तथा भारत के कल्याण की दिशा में ब्रिटेन के नेताओं को प्रभावित करना था। 1870 में स्थापित पुणे सार्वजनिक सभा, 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन, 1884 में स्थापित मद्रास महाजन सभा और 1885 ईस्वी में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ऐसे संगठन थे जो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व व्यापक स्तर पर जनता का प्रतिनिधित्व करते थे। तो मुख्य रूप से दोस्तों इसमें याद रखना आप लोगों को कि पुणे सार्वजनिक सभा का स्थापना कब हुआ, तो 1870 में। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो 1876 में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट मद्रास महाजन सभा का गठन कब हुआ, तो 1884 में। 1884 में और 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बना दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, उपयुक्त सभी संगठन सरकार की आलोचना करने से में अधिक प्रखर और भारतीयों के प्रति सरकार के द्वारा अपनाई गई भेदभाव और दमन की नीतियों के विरुद्ध थे। यद्यपि इन संगठनों की गतिविधियां अपने अपने प्रदेशों तक सीमित थी, किंतु इनकी मांगें अखिल भारतीय स्वरूप की थी। आगे देखते हैं दोस्तों, 1883 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता में एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें देश के सभी क्षेत्रों के लोगों को बुलाया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने दिसंबर 1885 ईस्वी में कलकत्ता में एक और राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया। इसी समय कुछ अन्य नेताओं ने एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया, जो बम्बई में दिसंबर 1885 ईस्वी में आयोजित किया गया। यही संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना, जो कि बम्बई में हुआ था दोस्तों दिसंबर 1885 में। वही जो है आगे चल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना। आगे देखते हैं दोस्तों,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन था, जिसमें भारतीय जनता की आज़ादी के लिए संघर्ष किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 से 30 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। कांग्रेस की स्थापना में भारत के एक अवकाश प्राप्त प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अवकाश प्राप्त अर्थात रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी थे ए.ओ. ह्यूम। उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने देश के प्रमुख बड़े नेताओं से सहयोग प्राप्त कर कांग्रेस की स्थापना की। बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित दिसंबर 1885 में कांग्रेस की प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था, तो बम्बई में हुआ था। कहाँ पर? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। और उसके प्रथम सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, के टी तेलंग, फिरोज शाह मेहता, एस सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू, दिनसा वाचा, जी अगरकर, सुब्रमण्यम अय्यर तथा एम वीर राघवाचारी आदि थे। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि उन्होंने उसी दौरान कलकत्ता में एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया था। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना था। इसके अन्य उद्देश्य जाति पर धर्म प्रांत का भेद किए बिना राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित तथा मजबूत करना, जनप्रिय क्षेत्रों का निरूपण तथा उन्हें सरकार के समक्ष रखना था, देश में जनमत को प्रशिक्षित और संगठित करना था। आगे देखते हैं दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में अनेक मिथक प्रचलित हैं, जिनमें से एक प्रमुख है सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई उनके रूप में जो मिथक प्रचलित है उसमें सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत भी प्रमुख रूप से माना जाता है। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता है कि ए.ओ. ह्यूम ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के निर्देश, मार्गदर्शन एवं सलाह पर ही इस संगठन की स्थापना की, जिससे कि उस समय भारतीय जनता में पनपते असंतोष को विस्फोटक रूप लेने से रोका जा सके और असंतोष की समाप्ति हेतु संवैधानिक निकाय या सुरक्षा वाल्व उपलब्ध कराया जा सके। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के जनक लाला लाजपत राय थे। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत किनके द्वारा बोला गया? तो लाला लाजपत राय के द्वारा, जिन्होंने ह्यूम के जीवनीकार विलियम वेडरबर्न के इस कथन को आधार बनाकर वर्ष 1916 ईस्वी में यंग इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कालांतर में वामपंथी आर.पी. दत्त, दक्षिणपंथी एम.एस. गोलवालकर, उदारवादी सी.एफ. एंड्रूज ने भी कांग्रेस की स्थापना में ब्रिटिश सरकार की भूमिका को स्वीकार किया था। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आरंभिक दौर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन के बाद प्रत्येक वर्ष दिसंबर में प्रायः भिन्न भिन्न स्थानों पर कांग्रेस के अधिवेशन आयोजित होते रहे। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 450 लोगों ने भाग लिया और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। यानी प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं आए थे, जबकि दूसरे अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी आए। आगे देखते हैं दोस्तों, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। ये कुल 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो पूछा जाता है दोस्तों कि कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? तो 1886 में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, जो कि पारसी धर्म से संबंधित थे, और इन्होंने कुल 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। 1887 में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। तो पूछा जाता है दोस्तों कि कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? तो मद्रास में हुआ, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। तो ये प्रथम मुस्लिम थे जो कि अध्यक्षता किए थे। 1888 में इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में आयोजित कांग्रेस के चतुर्थ सम्मेलन में
कुल 1300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंग्रेज जॉर्ज यूले ने की थी। कालांतर में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले अन्य अंग्रेज विलियम वेडरबर्न जो कि 1889 में, और अल्फ्रेड वेब 1894 में, और हेनरी जॉन कॉटन जो है 1904 ईस्वी में किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सबसे पहला अधिवेशन 1885 में हुआ, उसके बाद 86 में हुआ, और उसके बाद 87 में हुआ दोस्तों, और उसके बाद चौथा जो है 88 में हुआ। तो 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ दोस्तों, और 1886 ईस्वी में जो हुआ वो कलकत्ता में हुआ, और 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ दोस्तों, और 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में हुआ। 1885 में जो है कांग्रेस के ने जो अध्यक्ष किए थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे, और जो है 1886 में जो किए थे वो दादा भाई नौरोजी, 87 में बदरुद्दीन तैयब जी किए थे, और 88 में जो है जॉर्ज यूले ने किया था। आगे देखते हैं दोस्तों, 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। तो पूछा जाता है दोस्तों कि कौन सी पहली महिला स्नातक थी जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। तो कादम्बिनी गांगुली जो थी उन्होंने ही कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी जो कि कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित की थी। 1885 से 1905 ईस्वी तक की अवधि में कांग्रेस को कुछ अन्य अध्यक्ष थे जैसे फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रहमतुल्लाह सियानी, आनंद चार्लू, आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले इत्यादि। आगे देखते हैं दोस्तों, कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के प्रथम चरण के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संपादित आंदोलन को कार्यक्रम एवं नीतियों के आधार पर दो चरणों में बांटा जा सकता है। तो पहला है उदारवादी चरण और दूसरा है उग्रवादी चरण। तो उदारवादी चरण जो हुआ वो 1885 से लेकर 1905, और उग्रवादी चरण जो हुआ वो 1905 से लेकर 1919 तक दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों उदारवादी चरण। उदारवादी चरण के रूप में देखते हैं तो आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादी कहे जाने वाले नेताओं का वर्चस्व था। इन्हें उदारवादी या नरमपंथी कहा जाता था। उदारवादी नेता कानून की सीमा में रहकर संवैधानिक आंदोलन तथा धीरे धीरे व्यवस्थित तरीके से शासन में सुधार की मांग का समर्थन करते थे। उदारवादियों का विश्वास था कि यदि जनमत को उभारा तथा संगठित किया जाए और प्रार्थना पत्रों, सभाओं, प्रस्तावों तथा भाषणों के द्वारा अधिकारियों तक जनता की मांगों को पहुंचाया जाए तो वे धीरे धीरे एक एक इन मांगों को पूरा करेंगे। उदारवादियों के आंदोलन के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद कानून पास करना पड़ा। इस कानून द्वारा शाही विधायी परिषद तथा प्रांतीय परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। इनमें से कुछ सदस्यों को भारतीय अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुन सकते थे, किंतु बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। राष्ट्रवादी 1892 ईस्वी के कानून से पूर्णतः असंतुष्ट थे। उदारवादियों की प्रमुख मांगे एवं उनके विभिन्न दृष्टिकोण का विवरण निम्न है। उदारवादियों की प्रमुख मांगे। तो उदारवादियों की प्रमुख मांगे क्या क्या थी दोस्तों, देखते हैं। उदारवादी चरण में कांग्रेस ने धीरे धीरे सुधार लागू करने और सरकार तथा प्रशासन में भारतीयों को अधिकाधिक स्थान देने की मांग की। उदारवादी चरण में कांग्रेस ने विधानसभाओं को अधिक अधिकार देने और इन सभाओं के सदस्यों को निर्वाचित करके विधानसभाओं को प्रतिनिधि संस्थाएं बनाने की मांग की। कांग्रेस ने यह मांग भी की कि जिन प्रांतों में विधानसभाएं नहीं है वहां इनकी स्थापना की जाए। आगे देखते हैं दोस्तों, इस चरण में कांग्रेस की यह मांग थी कि भारतीयों को उच्च सरकारी पदों पर भर्ती किया जाए और सिविल सर्विस की परीक्षाएं भारत में भी आयोजित होनी चाहिए। कांग्रेस ने भू राजस्व में कमी करने और भारतीय उद्योग के विकास के लिए सरकार की आर्थिक नीतियों में परिवर्तन की भी मांग की। कांग्रेस ने प्रशासन और तथा सेना पर होने वाले भारी खर्च तथा भारतीय धन के विदेश जाने का भी विरोध किया। आगे देखते हैं दोस्तों, उदारवादियों की अन्य प्रमुख मांगे थी भाषण तथा बोलने की आज़ादी हो, लोक कल्याण की योजनाओं का विस्तार और शिक्षा का प्रसार किया जा सके। कांग्रेस ने यह भी मांग की कि सरकार को भारतीयों के कल्याण का कार्य करना चाहिए और ब्रिटेन के हितों के लिए भारतीय शोषण को समाप्त करना
चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, उदारवादियों के क्या दृष्टिकोण थे। तो उदारवादी या नरमपंथी भारतीय समाज के उच्च वर्ग के थे। वे अंग्रेजी भाषा में शिक्षित थे। उनकी धारणा यह थी कि सरकार उनकी मांगों को स्वीकार कर लेगी। उदारवादियों का दृष्टिकोण ब्रिटिश विरोधी नहीं था। उनका यह मानना था कि सरकार उनकी न्यायोचित मांगों पर विचार कर उन पर सुधार का प्रयास करेगी। इसके लिए उदारवादियों द्वारा प्रस्ताव पास किए गए तथा प्रतिवेदन तैयार कर विचारार्थ सरकार के पास भेजे गए। भारतीयों का पक्ष सामने रखने के लिए प्रमुख भारतीयों के दल ब्रिटेन भेजे गए। 1889 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति बनाई गई। इस समिति ने 1890 ईस्वी में इंडिया नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित करनी आरंभ की। तो पूछा जाता है इंडिया नामक पत्रिका जो है कब प्रकाशन किया जाने लगा, तो 1890 में किया जाने लगा। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय नेताओं ने इंग्लैंड के उन समाजसेवियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जो भारत से सहानुभूति रखते थे। उनका यह आशा थी कि अनुनय विनय के इन तरीकों से भारतीय जनता धीरे धीरे वे अधिकार प्राप्त कर लेगी जो ब्रिटिश जनता को प्राप्त है, और इस प्रकार भारत स्वतंत्र हो जाएगा। कांग्रेस के प्रति सरकार का क्या दृष्टिकोण था दोस्तों, तो देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। आरंभ में वे ब्रिटिश शासकों ने कांग्रेस के प्रति कुछ सहानुभूति दर्शाई, किंतु जल्द ही वे कांग्रेस के विरोधी हो गए। ब्रिटिश अधिकारियों के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने पर रोक लगा दी गई और कांग्रेस को राजद्रोही संगठन समझा जाने लगा। यानी जो संगठन जो है अंग्रेज लोगों ने मिलकर बनाया उसे ही राजद्रोही संगठन आगे चलकर मानने लगे। आगे देखते हैं दोस्तों, लॉर्ड डफरिन ने 1887 ईस्वी में एक सार्वजनिक भाषण में कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा, यह जनता के बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि ये किसका कथन है कि यह जनता के बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि करती है, तो ये लॉर्ड डफरिन का कथन है जो कि 1887 ईस्वी में एक सार्वजनिक भाषण में इन्होंने कहा था। लॉर्ड कर्जन ने 1894 ईस्वी में वायसराय बनने के बाद कहा था कि कांग्रेस का महल शीर्ण हो रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य इच्छा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। तो ये कथन किसका है, लॉर्ड कर्जन का है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय जनता की बढ़ती एकता अंग्रेजी शासन के लिए बड़ा खतरा है। यह महसूस करके अंग्रेज अधिकारियों ने बांटो और राज करो की नीति को लागू कर उसे प्रोत्साहित किया। अंग्रेजों ने भारतीय जनता को धार्मिक आधार पर बांटना शुरू किया। उन्होंने हिंदुओं तथा मुसलमानों के हितों को अलग अलग बताया तथा उच्च वर्गीय मुसलमानों को कांग्रेस की गतिविधियों में भाग लेने से रोकने लगे। राष्ट्रवाद का विकास रोकने के लिए अंग्रेजों ने जहां एक ओर छोटी छोटी छूटें प्रदान की, वहीं दूसरी ओर निर्मम दमन की नीति भी अपनाई, किंतु अधिकारियों का यह विरोध राष्ट्रीय आंदोलन के विकास को रोकने में असफल रहा। आगे देखते हैं दोस्तों, उग्रवादी चरण जो कि 1906 से लेकर 1919 तक माना जाता है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ही भारतीय जनता में राजनीतिक असंतोष बढ़ता जा रहा था। उदारवादियों के प्रयास का कोई अधिक सफल निष्कर्ष नहीं निकल सका था। औपनिवेशिक शोषण निरंतर जारी था, अतः नरमपंथी धीरे धीरे अपनी लोकप्रियता खोने लगे। ऐसी परिस्थिति में एक नए नेतृत्व का उद्भव हुआ जो कि उग्रवादी चरण का नेतृत्व कहा जा सकता है दोस्तों, जिनका व्यवहार अधिक संघर्षशील और अधिक उग्र राष्ट्रवादी भावना में विश्वास रखता था। इनकी मांगे आमूल परिवर्तनवादी, यह दल उग्रवादी या गर्मपंथी कहलाया। यानी जो है उसके बाद जो है उदारवादियों के बाद जो है उग्रवादी राष्ट्रीय भावना का प्रजनन हुआ दोस्तों। आंदोलन के इस चरण में एक ओर उग्रवादी तथा दूसरी ओर क्रांतिकारी विचारधारा के नेतृत्व संभाला। उग्रवादी नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय प्रमुख थे। उग्रवाद के उदय के कारण निम्न हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अंग्रेजी राज की प्रकृति की समझ। आरंभिक काल के नेताओं ने आंकड़ों से यह सिद्ध किया कि अंग्रेजी राज तथा उसकी नीतियां ही भारत को दरिद्रता का मूल कारण है। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम अपने प्रसिद्ध लेख पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए इनको भारत की दरिद्रता का मूल कारण बताया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है पॉवर्टी
एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के दूसरे विख्यात आलोचक आरसी दत्त थे। इन्होंने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों का उजागर किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आरसी दत्त। आरसी दत्त जो हैं ये पुस्तक के लेखक हैं, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 1892 ईस्वी का काउंसिल एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कोण से निराशाजनक सिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें सरकारी सदस्यों की बहुमत बना रहा था। आगे देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। 1868 ईस्वी के पश्चात एक आधुनिक जापान के उदय ने यह स्पष्ट कर दिया कि एक पिछड़ा हुआ एशियाई देश भी बिना किसी पश्चिमी सहायता के अपना विकास कर सकता है। 1896 में इथियोपिया के द्वारा इटली की पराजय तथा वर्ष 1905 में जापान के द्वारा रूस की पराजय ने यूरोपीय श्रेष्ठता की भ्रम को तोड़ दिया था। आगे देखते हैं दोस्तों, आयरलैंड, रूस, मिस्र, तुर्की और जापान के क्रांतिकारी आंदोलन तथा दक्षिण अफ्रीका के बोअर युद्ध ने भारतीयों को यह विश्वास दिया कि यदि जनता एकजुट और बलिदान के लिए तैयार हो तो शक्तिशाली निरंकुश सरकारों को चुनौती दी जा सकती है। विचारकों का क्या योगदान था दोस्तों, देखते हैं। 19वीं सदी के कुछ महान भारतीय विचारक, पंत एवं नेता जैसे स्वामी विवेकानंद, तिलक, अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल आदि ने भी लोगों को उग्रवाद के मार्ग पर अक्सर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित किया। स्वामी विवेकानंद ने घोषणा की कि दुनिया में अगर कोई पाप है तो वह निर्बलता है और निर्बलता का त्याग करो। निर्बलता पाप है और निर्बलता मृत्यु है। उन्होंने कहा कि भारत की एकमात्र आशा भारत की जनता है। ऊंचे वर्ग शारीरिक और नैतिक दृष्टि से मृत प्राय हैं। तो ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि यह कथन किसका है कि भारत की एकमात्र आशा भारत की जनता में है, तो ये किसका है? तो स्वामी विवेकानंद जी की यह कथन है। आगे देखते हैं दोस्तों, उग्र राष्ट्रवादी विचार संप्रदाय का अस्तित्व। राष्ट्रीय आंदोलन के लगभग आरंभ से ही उग्र राष्ट्रवाद का एक संप्रदाय देश में ही मौजूद था। इस संप्रदाय के प्रतिनिधि बंगाल में राजनारायण बोस और अश्विनी कुमार दत्त तथा महाराष्ट्र में विष्णु शास्त्री चिपलूनकर थे। इस संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने अपने पत्र केसरी के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रचार किया। आगे देखते हैं दोस्तों, तो मुख्य रूप से इसमें याद रखना कि केसरी के जो राइटर हैं कौन हैं? बाल गंगाधर तिलक। तो केसरी जो पत्र लिखे थे किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों, सरकार की दमनकारी नीतियां कौन कौन सी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव के आयोजन के साथ साथ गीतों और भाषणों के द्वारा राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार के लिए कार्य करना आरंभ किया। तो पूछा जाता है दोस्तों कि किसके द्वारा जो है गणपति उत्सव का आयोजन चालू किया गया था? तो 1893 में जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चालू किया गया था। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी महोत्सव का आरंभ किया। तो 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव और 1895 ईस्वी में जो है शिवाजी महोत्सव का आरंभ किया बाल गंगाधर तिलक ने। इसका उद्देश्य शिवाजी के माध्यम से नवयुवकों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करना था। तिलक ने 1896-97 में ईस्वी में महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन भी चलाया। उन्होंने अकाल पीड़ित किसानों को मालगुजारी देने से मना किया। जब सरकार के विरुद्ध घृणा और असंतोष भड़काने का आरोप बाल गंगाधर तिलक को वर्ष 1897 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया। यानी बाल गंगाधर तिलक पर जो है आरोप लगाकर असंतोष भड़काने के लिए 1897 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो उन्होंने सरकार से क्षमा मांगने से इनकार कर दिया। इस पर उन्हें 18 माह की कैद हुई। आगे देखते हैं दोस्तों, 1897 ईस्वी में चापेकर बंधुओं को फांसी की सजा देने के बाद नाटू बंधुओं को बिना किसी ट्रायल के देश से बाहर जाने का आदेश दिया गया। 1898 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता 124A तथा 156A जैसे दमनकारी कानून जोड़े गए। आगे देखते हैं दोस्तों, वर्ष 1904 में कार्यालय गोपनीयता कानून
द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता का दमन किया गया तथा इसी समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण और सख्त कर दिया गया। वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसमें पूछा जाता है कि जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया, तो 1904 में आया, 1904 में आया। और बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में। तिलक के अतिरिक्त उग्र राष्ट्रवाद के दूसरे महत्वपूर्ण नेता बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय थे। आगे देखते हैं दोस्तों प्रशिक्षित नेतृत्व। तो प्रशिक्षित नेतृत्व के रूप में देखते हैं दोस्तों, वर्ष 1905 तक भारत में ऐसे अनेक नेता थे जो पहले राजनीतिक आंदोलन के मार्गदर्शन तथा राजनीतिक संघर्षों के नेतृत्व संबंधी बहुमूल्य अनुभव अर्जित कर चुके थे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कुछ भिन्न राजनीतिक विचारधारा और कार्यनीति वाले राष्ट्रवादियों के नए दल का कांग्रेस के अंदर ही उदय और विकास हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों, कई कारणों से 19वीं सदी के अंत में यह दल, जिसे गरम दल कहा जाता है, विकसित हुआ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि लोकमान्य तिलक थे। इसके अतिरिक्त राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त, विष्णु शास्त्री चापलूनकर, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जैसे नेता इसका प्रतिनिधित्व करते थे। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक प्रशिक्षित टुकड़ी के बिना राष्ट्रीय आंदोलन को एक उच्चतर राजनीतिक स्तर तक ले जाना बहुत कठिन होता। आगे देखते हैं दोस्तों पद्धति एवं कार्य। उग्रवादियों का राष्ट्रवाद भावुकता से परिपूर्ण था। राष्ट्रवाद की इस प्रेरणादायक धारणा में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सभी आदर्शों का समावेश था। बाल गंगाधर तिलक ने यह बात का विरोध किया कि एक विदेशी सरकार जनता के निजी जीवन में हस्तक्षेप करे। उन्होंने 1891 ईस्वी के विवाह अधिनियम तक 1881 के प्रथम फैक्ट्री एक्ट का भी विरोध किया। अरविंद घोष ने इंदु प्रकाश समाचार पत्र में न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड नामक निबंध में उग्रवाद की क्रमबद्ध व्याख्या की। तिलक ने मराठा एवं केसरी पत्र के माध्यम से उग्रवाद का प्रचार किया। स्वराज, स्वदेशी तथा बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने ही दिया था। यानी स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सबसे पहले किसने दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। उग्रवादी राजनीतिक आत्म सहायता, बहिष्कार तथा निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति पर आधारित थी। बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया तथा लाला लाजपत राय ने पंजाबी नामक पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार पर प्रहार किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि न्यू इंडिया के संपादक कौन थे, तो बिपिन चंद्र पाल, जबकि लाला लाजपत राय के किस पत्र को निकाले थे, तो पंजाबी नाम के पत्र को। आगे देखते हैं दोस्तों बंगाल विभाजन। बंगाल का विभाजन यानी बंगाल के विभाजन के साथ भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण आरंभ हुआ। इस समय तक उग्र राष्ट्रवाद की परिस्थितियां विकसित हो चुकी थी। 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने एक आज्ञा जारी कर बंगाल को दो भागों में बांट दिया। पहले भाग में पूर्वी बंगाल एवं असम तथा दूसरे भाग में शेष बंगाल था। तो दो भाग में जो है बंगाल का विभाजन कब हुआ, 19 जुलाई 1905 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये डेट याद रखना। और किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया। कब किया गया, 19 जुलाई 1905 को। आगे देखते हैं दोस्तों, बंगाल विभाजन के संदर्भ में यह तर्क दिया गया कि बंगाल का प्रांत इतना बड़ा था कि एक प्रांतीय सरकार द्वारा उसका प्रशासन चलाना असंभव था। बंगाल विभाजन के उद्देश्य के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था, क्योंकि बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र माना जाता था। विभाजन के द्वारा अधिकारी बंगाल में राष्ट्रवाद के प्रसार को रोकना चाहते थे। बंगाल विभाजन का दूसरा उद्देश्य था हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालना। ब्रिटिश अधिकारियों का मानना था कि नए प्रांतों में मुसलमानों का बहुमत होगा, इसलिए यह उनके हित में होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अंग्रेजों का मानना था कि इस प्रकार वे मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करने में सफल होंगे। बंग भंग तथा स्वदेशी आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाल के राष्ट्रवादियों ने विभाजन का प्रबल विरोध किया। उनका मानना था कि प्रशासन में कुशलता लाने के लिए हिंदी भाषा बिहार और उड़िया को बंगाली
भाषी क्षेत्र से अलग किया जा सकता है, किंतु सरकार ने यह कदम राष्ट्रवाद को नष्ट करने के लिए उठाया। अतः बंगाल विभाजन के विरुद्ध एक आंदोलन आरंभ हो गया। राष्ट्रवादियों ने बंगाल विभाजन को एक प्रशासनिक उपाय ही नहीं बल्कि इसे भारतीय राष्ट्रवाद के लिए चुनौती स्वीकार किया। उन्होंने इसे बंगाल को क्षेत्रीय और धार्मिक आधार पर विभाजित करने का प्रयास माना। धार्मिक आधार पर इसलिए कि पूर्वी क्षेत्रों में हिंदुओं और पश्चिमी क्षेत्रों में मुसलमानों का बहुमत था। बंग भंग विरोधी आंदोलन का या स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन बंगाल के पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रयासों के कारण ही संभव हुआ। आरंभ में यह आंदोलन के नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा कृष्णा कुमार दत्त जैसे नरमपंथी थे, किंतु बाद में इसका नेतृत्व उग्र और क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने संभाल लिया था। आगे देखते हैं दोस्तों, विभाजन विरोधी आंदोलन। विभाजन विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ। उस दिन कलकत्ता के टाउन हॉल में विभाजन के विरुद्ध एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया। तो लागू कब हुआ दोस्तों? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है वो लागू हो गया और 19 जुलाई 1905 को जो है प्रस्ताव लाए थे लॉर्ड कर्जन के द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों, आंदोलन के नेताओं ने इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और इस दिन लोगों ने उपवास रखे, हड़ताल की तथा गंगा स्नान किया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है शोक दिवस किस दिन मनाया गया? तो 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया गया। बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को। प्रस्ताव कब लाया गया दोस्तों? तो 19 जुलाई 1905 को प्रस्ताव लाया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, विभाजन के समय ही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रसिद्ध गीत अमर सोनार बांग्ला लिखा, जिसे सड़कों पर जुलूस में शामिल जनता गाती थी। बाद में वर्ष 1971 में बांग्लादेश ने इसे अपनी राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। इस आंदोलन में वंदे मातरम गीत बंगाल का राष्ट्रगान बन गया था। बाद में यही पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का राष्ट्रगान भी बन गया, वंदे मातरम। आगे देखते हैं दोस्तों, कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर के सुझाव पर यह दिन जन एकता और मैत्री दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। रक्षाबंधन के उत्सव का एक नए तरीके से उपयोग किया गया। बंगालियों एवं बंगाल के दो टुकड़े की अटूट एकता के प्रतीक के रूप में हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे की कलाइयों पर राखियां बांधी। आगे देखते हैं दोस्तों, स्वदेशी और बहिष्कार। बंगाल के नेताओं ने शीघ्र ही यह अनुभव किया कि केवल प्रदर्शनों, सार्वजनिक सभाओं और प्रस्तावों से शासकों पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं हो रहा है, तो उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। स्वदेशी के अंतर्गत भारतीय वस्तुओं का उपयोग तथा ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। इस आंदोलन में व्यापक सफलता भी मिली। आगे देखते हैं दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पक्ष आत्मनिर्भरता या आत्मशक्ति पर दिया जाने वाला बल था। आत्मनिर्भरता से तात्पर्य राष्ट्र की गरिमा, सम्मान तथा आत्मविश्वास की घोषणा से था, जबकि आर्थिक क्षेत्र में इसका अर्थ देशी उद्योगों एवं अन्य उद्यमों को बढ़ावा देना था। आगे देखते हैं दोस्तों, आंदोलन के दौरान अनेक कपड़ा मिलें, साबुन और माचिस के कारखाने, हैंडलूम उद्यम, राष्ट्रीय बैंक एवं बीमा कंपनियां खुली। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने इसी समय प्रसिद्ध बंगाल के केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की भी स्थापना की। संस्कृति के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन के अनेक परिणाम सामने आए तथा राष्ट्रवादी काव्य, गद्य और पत्रकारिता का भी विकास हुआ। इस समय रविन्द्रनाथ ठाकुर, रजनीकांत सेन, सैयद अबू मोहम्मद और मुकुंद दास आदि ने देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों की रचना भी की। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 15 अगस्त 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। कलकत्ता में एक राष्ट्रीय कॉलेज के आरंभ हुआ, जिसके प्रधानाचार्य जो हैं वो अरविंद घोष बने थे। तो अरविंद घोष के द्वारा जो है वो प्रधानाचार्य बने थे, जो कि एक राष्ट्रीय कॉलेज था। और कहाँ खुला था दोस्तों? तो कलकत्ता में खुला था। आगे देखते हैं दोस्तों, विभिन्न वर्गों की भूमिका। स्वदेशी आंदोलन में बंगाल के नवयुवकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्वदेशी का प्रयोग तथा प्रचार किया और विदेशी वस्त्रों की दुकानों के सामने धरना दिया। स्वदेशी
आंदोलन की एक प्रमुख बात इसमें स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी थी। यानी जो स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ उसमें जो है स्त्रियों की भी सक्रिय भागीदारी थी। शहरी मध्य वर्ग की महिलाओं ने जुलूस एवं प्रदर्शनों में भी भाग लिया था। आंदोलन का दमन, यानी आंदोलन का दमन किस तरीके से किया गया दोस्तों, तो ब्रिटिश सरकार ने आंदोलनकारियों के प्रति कठोर व्यवहार अपनाया। वंदे मातरम का नारा लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया, जनसभाओं को सीमित कर दिया गया तथा प्रेस पर नियंत्रण हेतु कानून भी बनाए गए। स्वदेशी कार्यकर्ताओं पर मुकदमे चलाए गए तथा उन्हें दीर्घकालिक जेल सजाएं दी गई तथा अनेक छात्रों को शारीरिक दंड भी दिए गए। अप्रैल 1906 में वारिसाल में आयोजित प्रांतीय सम्मेलन में स्वयंसेवकों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया तथा सम्मेलन को भंग कर दिया गया। 1908 ईस्वी दिसंबर 1908 में बंगाल के 9 नेताओं को देश से बाहर कर दिया गया, जिसमें बंगाल के प्रमुख नेता कृष्ण कुमार मिश्र तथा अश्विनी कुमार दत्त आदि भी थे। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके 6 वर्ष के लिए जेल की सजा दी गई। मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले और आंध्र प्रदेश में हरि सर्वोत्तम राव को भी बंदी बना दिया गया। दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों आंदोलन के अधिकांश नेता गिरफ्तार हो गए। अरविंद घोष तथा बिपिन चंद्रपाल जैसे नेताओं ने सक्रिय जीवन से संन्यास ले लिया। यानी अरविंद घोष और बिपिन चंद्रपाल जैसे जो नेता थे वो क्या किए कि सक्रिय जीवन से संन्यास ले लिए स्वदेशी आंदोलन के बाद। वर्ष 1907 में सूरत विभाजन से कांग्रेस का संगठन कमजोर हुआ तथा यह समाज के सभी वर्गों को अपने अंदर समाहित नहीं कर सका। अतः स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल नहीं रहा। आगे देखते हैं दोस्तों। मुस्लिम लीग की स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। बंगाल का विभाजन हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच फूट डालने का सबसे बड़ा कारण बना। आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला तथा उसने मुसलमानों के लिए एक विशिष्ट स्थिति की मांग की। वर्ष 1906 में सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई, तो 1906 में। किनके नेतृत्व में, तो सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में जो है कहाँ की गई, तो ढाका जो कि अभी बांग्लादेश में स्थित है वहाँ मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग के फ़कार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन जबकि नवाब सलीमुल्लाह खां इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं दोस्तों। कांग्रेस का विभाजन, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आरंभ हुए आंदोलन ने और स्वदेशी और बहिष्कार के आंदोलन के प्रसार ने कांग्रेस की नीतियों को प्रभावित किया। गरम तथा नरम दल सहित कांग्रेस के भीतर के सभी दल बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकजुट हो गए। 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुए बनारस कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार के आंदोलन को समर्थन दिया गया, किंतु नरम दल एवं गरम दल में मतभेद बने रहे। गरमपंथी स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन को बंगाल से बाहर देश में भी प्रसार तथा औपनिवेशिक सरकार के साथ किसी भी रूप में जुड़ने का बहिष्कार चाहते थे, जबकि नरमपंथी बहिष्कार को केवल बंगाल तक और विदेशी मालों तक सीमित ही रखना चाहते थे। आगे देखते हैं दोस्तों। कलकत्ता में वर्ष 1906 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन के समय नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे थे। यानी 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था, और दोनों दलों के अध्यक्ष पद को लेकर भी मतभेद थे, किंतु अंततः दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया और यहाँ मामला क्या हो गया, शांत हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन वर्ष 1906 में दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में घोषणा की कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य ग्रेट ब्रिटेन या उपनिवेशों की तरह का स्वशासन या स्वराज्य है। वर्ष 1906 का अधिवेशन गरमपंथियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि इनके प्रभाव से इस अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार और स्वशासन एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव भी पास हो पाया। आगे देखते हैं दोस्तों। सूरत अधिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सूरत अधिवेशन दोस्तों। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में आयोजित किया गया था, इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के विभिन्न मुद्दों पर मतभेद सामने आया, जिससे गरम दल कांग्रेस से अलग हो गया। यह कांग्रेस में हुई पहली फूट थी।
कांग्रेस पर अब नरम दल वालों का पूर्णतः अधिकार हो गया तथा गरम दल वाले कांग्रेस से अलग होकर कार्य करने लगे। 9 वर्ष के बाद 1916 में दोनों दल को पुनः एकीकरण हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, गरमपंथी तथा नरमपंथी के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीतियां। सूरत अधिवेशन में हुए विभाजन से किसी भी दल को लाभ नहीं हुआ। नरमपंथियों का राष्ट्रवादियों के नई पीढ़ियों से संपर्क टूट गया तथा ब्रिटिश सरकार को फूट डालो और राज करो की नीति को लागू करने का अवसर मिल गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा नरमपंथियों को अपने पक्ष में कर लिया गया तथा गरमपंथियों के दमन की नीति अपनाई गई। नरमपंथियों को प्रसन्न करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1909 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट के रूप में संवैधानिक सुधारों की घोषणा की गई और वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन समाप्त करने की भी घोषणा की गई तथा केंद्र सरकार की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली लाई गई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि केंद्र सरकार की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली कब लाई गई, तो 1911 ईस्वी में जो है बंगाल विभाजन समाप्त करने के बाद इसकी घोषणा की गई। आगे देखते हैं दोस्तों, दिल्ली दरबार। वर्ष 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस दरबार में ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज पंचम तथा उनकी महारानी ने भाग लिया। दरबार की प्रमुख घोषणाएं निम्न थी। तो देखते हैं दोस्तों, दरबार में भारतीय राजे राजवाड़ों ने भी भाग लिया और ब्रिटिश सत्ता के प्रति अपनी वफादारी की घोषणा की। दिल्ली दरबार के अवसर पर 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। एक तो वर्ष 1905 में किए गए बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। दूसरे, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। दिल्ली दरबार या साम्राज्यीय दरबार एक राज्य अभिषेक समारोह था जिसमें ब्रिटेन के राजा और रानी का राज्याभिषेक होता था। आगे देखते हैं दोस्तों, यह भारत में दरबार 1877, 1903 और 1911 में आयोजित किया गया। तो पूछा जाता है दोस्तों कि दिल्ली का दरबार जो है कब कब आयोजन हुआ, तो 1877, 1903 और 1911 में, यानी दिल्ली दरबार टोटल 3 बार जो है आयोजन किया गया। वर्ष 1911 के दिल्ली दरबार के समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि 1911 में जो दिल्ली दरबार लगा था उस समय के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग। आगे देखते हैं दोस्तों, क्रांतिकारी आंदोलन, जो कि प्रथम चरण है क्रांतिकारी आंदोलन का। देखते हैं, अपीलों या जन आंदोलनों के माध्यम से सुधारों तथा स्वराज के लिए संघर्ष करने वाले गरम दल और नरम दल के अतिरिक्त देश के कुछ क्षेत्रों में क्रांतिकारियों के कुछ ऐसे समूह थे जो ब्रिटिश शासन को बलपूर्वक समाप्त करने में विश्वास रखते थे। क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन होते थे और वे अपने सदस्यों को गोला बारूद बनाने और हथियार चलाने का प्रशिक्षण देते थे। इन संगठनों में अधिकांशतः ऐसे नौजवान शामिल थे जो अंग्रेजों की दमनकारी नीति के क्रुद्ध थे। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी संगठन महाराष्ट्र और बंगाल में अधिक सक्रिय थे। क्रांतिकारियों के 2 महत्वपूर्ण संगठन थे, महाराष्ट्र में अभिनव भारत सोसाइटी और बंगाल में अनुशीलन समिति। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि अनुशीलन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो बंगाल के क्षेत्र से है, और अभिनव भारत सोसाइटी का संबंध महाराष्ट्र के क्षेत्र से है। इनके सदस्यों ने बदनाम ब्रिटिश अफसरों, पुलिस अधिकारियों और मजिस्ट्रेट मुखबिरों, गवर्नरों तथा वायसरायों के विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाई की। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या करने की कोशिश की। किंग्सफोर्ड मुजफ्फरपुर का जिला जज था, लेकिन गलती से 2 अंग्रेज महिलाएं, मिसेज कैनेडी तथा उनकी पुत्री की हत्या कर दी गई। प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस पकड़े गए और 11 मई 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई। यानी सबसे पहले जो है अगर क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में देखा जाए तो 30 अप्रैल 1908 को जो आंदोलन था जिसमें खुदीराम बोस और क्रांतिकारी जो प्रफुल्ल चाकी थे, दोनों ने डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या करने की कोशिश की, और डगलस किंग्सफोर्ड जो है वो मुजफ्फरपुर के जज थे, जो जिला जज थे, उन्हीं को मारने की कोशिश की गई, लेकिन जो है 2 अंग्रेज महिला मिसेज कैनेडी तथा उनकी पुत्री की हत्या हो गई। आगे देखते हैं दोस्तों, अलीपुर षड्यंत्र केस, जो कि 1908 में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है अलीपुर षड्यंत्र केस के बारे में कि कब हुआ था, तो 1908 में। कलकत्ता के
मानिक तल्ला गार्डन हाउस पर पुलिस ने छापा मारा। इस स्थान को क्रांतिकारी बम बनाने और हथियार चलाने का अभ्यास करने के लिए उपयोग करते थे। इस छापे में अरविंद घोष और उनके भाई वीरेंद्र घोष सहित अनेक क्रांतिकारी पकड़े गए। इस केस को अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। यानी अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ? 1908 में हुआ। और इसमें कौन कौन पकड़े गए? तो अरविंद घोष और उनके भाई वीरेंद्र घोष पकड़े गए। इस घटना में अरविंद घोष को रिहा कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने सभी राजनीतिक गतिविधियों से संन्यास ले लिया तथा पांडुचेरी चले गए और उन्होंने वहीं अपना आश्रम स्थापित कर दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि जो अरविंद घोष थे वो कौन से षड्यंत्र केस के बाद जो है वो संन्यास ले लिए? तो अलीपुर षड्यंत्र केस जो कि 1908 में हुआ था। और उनका आश्रम कहाँ स्थित है? तो पांडुचेरी में। आगे देखते हैं दोस्तों, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंसा की और कुछ घटनाएं हुई, जैसे ढाका के मजिस्ट्रेट तथा नासिक एवं तिरुनेवेली के कलेक्टरों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। वर्ष 1912 में वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया गया तथा ब्रिटिश भारत की नई राजधानी दिल्ली में हार्डिंग के पहुंचने पर उस पर बम फेंका गया। आगे देखते हैं दोस्तों, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। भारतीय क्रांतिकारी विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी सक्रिय थे। उन्होंने लंदन, पेरिस, बर्लिन और उत्तरी अमेरिका तथा एशिया में अपने केंद्र स्थापित किए थे। उन्होंने पत्र पत्रिकाएं निकाली और क्रांतिकारी विचारों को प्रचार किया। भारत के बाहर कार्य करने वाले कुछ क्रांतिकारी थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर, लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, सोहन सिंह भाकना, विनायक दामोदर सावरकर, उबैदुल्ला सिंधी और मानवेंद्र नाथ रॉय जो हैं ये सब कुछ क्रांतिकारी लोग थे। बाघा जतीन जर्मनी से लाए गए हथियारों से विद्रोही को तैयार कर रहे थे किंतु उन्हें मार दिया गया। इसी प्रकार 19 वर्षीय करतार सिंह सराभा को हथियार लाने के आरोप में फांसी दे दी गई थी। काबुल में भी एक क्रांतिकारी दल ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापित किया। राजा महेंद्र प्रताप उसके राष्ट्रपति और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि काबुल में जो है एक क्रांतिकारी दल ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार स्थापित की थी। कहाँ? तो काबुल में। और उसके जो राजा महेंद्र प्रताप उसके राष्ट्रपति बने थे और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने थे। आगे देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि गदर आंदोलन है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहुत से भारतीय यूएसए तथा कनाडा में रहने लगे थे। यहाँ पर गोरे मजदूरों एवं उनके संगठनों द्वारा भारतीयों के प्रवेश का विरोध किया गया। वर्ष 1908 में कनाडा में भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे भारतीयों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। प्रवासी भारतीयों द्वारा अनेक पत्र पत्रिकाएं एवं संगठनों की स्थापना भी की गई। आगे देखते हैं दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में भाई परमानंद, सोहन सिंह भाकना एवं लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। काशीराम पंडित, करतार सिंह सराभा तथा रामचंद्र भी इस संगठन से जुड़े हुए थे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 में हुई। कौन कौन थे इसमें शामिल? तो भाई परमानंद, सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल। मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है तो लाला हरदयाल के बारे में पूछा जाता है। और कहाँ स्थापना की गई थी? तो सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में स्थित है। और यह एक क्रांतिकारी संगठन था। यह कैसा संगठन था दोस्तों? तो क्रांतिकारी संगठन था। आगे देखते हैं दोस्तों, सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी के अध्यक्ष, लाला लाजपत राय सचिव तथा काशीराम पंडित इसके कोषाध्यक्ष चुने गए थे। गदर पार्टी की प्रथम बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम नाम से मुख्यालय स्थापित किया जाएगा। रामचंद्र तथा बरकतुल्ला ने इसमें सहायता की थी। आगे देखते हैं दोस्तों, गदर पत्रिका। तो गदर पत्रिका के बारे में देखते हैं दोस्तों। गदर पार्टी ने गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। आरंभ में यह पत्रिका उर्दू, अंग्रेजी, मराठी और पंजाबी में प्रकाशित होती थी। 1 नवंबर 1913 को गदर का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था। 9 नवंबर 1913 में यह गुरुमुखी पंजाबी में भी प्रकाशित होने लगा। इस पत्रिका का एक अंक पख्तो भाषा में भी प्रकाशित हुआ। गदर पत्रिका के कारण ही इस आंदोलन का नाम गदर आंदोलन पड़ा। आगे देखते हैं दोस्तों,
प्रथम महायुद्ध के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था उसके समय जो है राष्ट्रीय आंदोलन क्या क्या रूपरेखा था दोस्तों, देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने पर ब्रिटिश सरकार ने भारत के भी उसमें शामिल होने की घोषणा कर दी। युद्ध के लिए भारतीय जनता एवं भारतीय संसाधनों का उपयोग किया जाने लगा। भारतीय सेना की संख्या बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी गई तथा भारतीयों को बलपूर्वक सेना में भर्ती किया जाने लगा। युद्ध के दौरान मुसलमान बड़ी संख्या में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में शामिल हुए। ब्रिटिश साम्राज्यवादी तुर्की के खलीफा सर्वोच्च इस्लामी धार्मिक नेता जो होते हैं का विरोधी था, अतः खिलाफत की रक्षा का प्रश्न मुसलमानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। भारतीय राजनीति में सक्रिय विभिन्न विचारधाराओं के लोगों तथा राजवाड़ों ने इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया। वर्ष 1916 ईस्वी में चैम्सफोर्ड भारत में वायसराय बनकर आए और उन्होंने ये घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासन की स्थापना करना है। आगे देखते हैं दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध काल में कांग्रेस के 4 अधिवेशन हुए। प्रथम अधिवेशन में इस साम्राज्यवादी युद्ध का पूर्ण समर्थन किया गया। तो मुख्य रूप से पूछा जाता है प्रथम विश्व युद्ध काल में जो है कांग्रेस के कितने टोटल अधिवेशन हुए, तो 4 अधिवेशन हुए। और प्रथम विश्व युद्ध में कितने अधिवेशन हुए, 4। गांधी जी एवं लोकमान्य तिलक जैसे राष्ट्रवादी नेता भी ब्रिटिश सरकार को साम्राज्यवादी युद्ध में समर्थन देने के पक्ष में हो गए। गांधी जी ने सरकार के इस प्रयासों में सहायता की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसरे हिंद से सम्मानित किया था। तो गांधी जी एवं लोकमान्य तिलक जैसे जो राष्ट्रवादी नेता थे वो भी जो है प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहायता समर्थन देने के लिए राजी हो गए थे और गांधी जी ने सरकार के युद्ध में प्रयासों में सहायता की। इसके लिए सरकार जो है अंग्रेज सरकार इन्हें कैसरे हिंद से भी नवाजा था। आगे देखते दोस्तों। युद्ध के दिनों में महात्मा गांधी ने भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके लिए उन्हें सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहने लगे थे। क्रांतिकारी नेताओं का प्रथम विश्व युद्ध के संबंध में एक भिन्न विचार था। उन्होंने युद्ध को एक अवसर के रूप में देखा तथा देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया। तो मुख्य रूप से पूछा जाता है दोस्तों कि भर्ती कराने वाले सार्जेंट के नाम से किसे जाना जाता है, तो महात्मा गांधी को जाना जाता है। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जाके लिंक दिया हुआ है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके जुड़ जाए और इसका PDF वहाँ आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।